पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड सबसे पहला चीज बोले थे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होता है वो वेक्टर में पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पॉइंट होता है वो वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो पिछले क्लास में हम लोग पहला चीज ये देखे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये देखे थे। इसके साथ में दूसरा हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ये पढ़ चुके थे। तीसरा हम लोग देखे थे जियो सेंटर ऑफ ट्रायंगल या फिर प्रिज्म, जियो सेंटर प्रिज्म है ना, प्रिज्म था वो। ठीक है, प्रिज्म था, या आप बोल सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रन था। ठीक है, आप उसको टेट्राहेड्रन भी कह सकते हैं, प्रिज्म या टेट्राहेड्रन कह सकते हैं। ठीक है, बहुत। मान लीजिए जैसे अगर AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो बोलिए तो डिस्टेंस AB कितना होगा? क्या? हाँ ठीक, मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। ठीक है, ऐसे निकालना है। और अभी आप उमंग इसी बात को थोड़ा बता रहे थे कि अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से A को सब्ट्रैक्ट करें तो जाके वो AB वेक्टर मिलेगा और उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देगा। मान लेते हैं जैसे एक ट्रायंगल था, ठीक है, A B और C, वेक्टर फॉर्म में बोलिए कि OG वेक्टर कितना होगा? OG वेक्टर, हाँ, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर और डिवीजन में क्या लग जाएगा 3। ये क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तीनों का सम जब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो जाके पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड निकलेगा ट्रायंगल का। वैसे ही जियो सेंटर किस में एग्जिस्ट करेगा? टेट्राहेड्रन में। और वो टेट्राहेड्रन होगा कैसा? इसमें 4 ट्रायंगल होगा, 4 ट्रायंगल। ठीक है, यहां से इसको मिला दें, A B C और D। चलिए ठीक है, टेट्राहेड्रन का जो जियो सेंटर है उसको हम G बोल रहे हैं, तो OG वेक्टर बोलिए। इसके बेसिस पे बोलिए पोजीशन वेक्टर। एकदम सही, पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, और इसके डिवीजन में क्या लग जाएगा? 4। आवाज कम हो गया। हाँ, तो ये था अपने पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये था जियो सेंटर ऑफ द प्रिज्म या टेट्राहेड्रन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, इसी में कंटिन्यू है, पोजीशन वेक्टर से ही रिलेटेड पार्ट कंटिन्यू है। अगर कभी सेक्शन फॉर्मूला लगाना हुआ तो सेक्शन कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो पहला चीज हम जो डील करने वाले हैं अब सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, इसमें सबसे फर्स्ट, ठीक है, 1:1। अगर 1:1 में डिवाइड करता है तो क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट करना है। हाँ, जब भी 1:1 में डिवाइड करेगा इसका मतलब हो गया बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मिड पॉइंट देता है, वो आपको मिड पॉइंट देता है। तो मान लीजिए जैसे ध्यान से, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इधर कहीं पे मेरे पास z एक्सिस है। ठीक है, जबकि हमको ये पता है कि सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम, एकदम ठीक, ऑर्थोगोनल सिस्टम।
तो जैसे ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, एक्स वाई जेड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है विद द कोऑर्डिनेट समथिंग x1 y1 z1, एक दूसरा पॉइंट बी है विद द कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। तो बताइए तो पॉइंट क्या मेरा 3 डायमेंशनल है? हाँ, पॉइंट जो है वो मेरे स्पेस में है, मगर पॉइंट 3 डायमेंशनल नहीं है, पॉइंट स्पेस में है। तो बस वेक्टर से रिलेटेड आपको यही चीज देखना है यहाँ पे कि अगर कोई एक पॉइंट 3 डायमेंशन में यानी स्पेस में एग्जिस्ट करे और अगर प्लेन में यानी 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करे तो केवल आई कैप, जे कैप और के कैप का डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं। अब आपको यह पता चला कि ओरिजिन से अगर इस ए को मिला दे और ओरिजिन से बी को मिला दे तो ओए क्या है, ओए वेक्टर क्या है बोलिए? ना ना, वो नहीं पूछ रहे। हाँ, एकदम सही। क्या है और कितना है, दोनों में डिफरेंस रखिएगा। OA इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विच डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन। अब OA है कितना, तो जितना कोऑर्डिनेट है उसमें आप आई कैप, y1, j कैप, z1, k कैप लगा देंगे तो आपको OA वेक्टर मिल गया। ठीक है, सेम ऐसे ही OB वेक्टर होगा कितना होगा? x2i y2j और z2k कैप, एकदम से। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि केवल उसके कोऑर्डिनेट में आई कैप, जे कैप, के कैप लगा देना है, अपने आप हमको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे जो लाइन ज्वाइनिंग है, थोड़ा ध्यान से, ये जो लाइन ज्वाइनिंग AB है, AB अगर इसका मिड पॉइंट कोई C है तो आपको ये पता है कि C का कोऑर्डिनेट तो हम आराम से निकाल लेंगे। हमको चाहिए OC वेक्टर। तो OC वेक्टर कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब भी पोजीशन वेक्टर पे लिखना हो तो केवल दोनों का सम करेंगे और इसके डिवीजन में 2 लगा देंगे। एकदम सही, ये आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं कहां से आया। मान लीजिए ये जो C है इसका कोऑर्डिनेट x y z, जस्ट अज्यूम कर लेना यहाँ ये है, बाद में देख लेंगे क्या हो सकता है। तो जैसा हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए, कहां पे सीखे हुए हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हाँ। तो हम लोग ये सीखे हैं कि अगर ये C मिड पॉइंट है, इट इज द मिड पॉइंट। अगर C मिड पॉइंट है तो x क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2, z क्या होगा? z1 प्लस z2 बाई 2। ठीक है, ये होगा। अगर हमसे कोई ये बोले कि देखो तुमको x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखना है, बोले कोई बात नहीं, इसमें i लगाएंगे, इसमें j लगाएंगे और इसमें k लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? अलग अलग x1 बाई 2 i कैप प्लस x2 बाई 2 j कैप। ठीक, ये आया प्लस y1 बाई 2 सॉरी आई कैप, ये आ जाएगा मेरे पास, हाँ ये आई कैप प्लस y1 बाई 2 j कैप प्लस कह सकते हैं हम लोग y2 बाई 2 j कैप, एकदम सोच के वैसे, z1 बाई 2 k कैप और प्लस z2 बाई z2 बाई 2 k कैप, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम ध्यान से देखें, हमको सारा चीज समझ में आना चाहिए वैसा, तो 1, ठीक है, ये 1 और ये 1 देखा किसको किसको मार्क किए थे? 1 वाला जिसके सफिक्स में 1 है, इसको एक जगह कलेक्ट कीजिए, तो इसको एक जगह कलेक्ट करेंगे, प्लस जहां पे 2 है उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे। लिखते हैं, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और इसके डिवीजन में होल 2। चलिए दूसरा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप z2 k कैप और इसके डिवीजन में 2 लग जाएगा। ये क्या है?
तो आपको अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि ये x1 y1 z1 x1 y1 z1 i कैप j कैप k कैप के साथ OA वेक्टर है, OA वेक्टर, ठीक है, OA वेक्टर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, OA वेक्टर बाई टू। इसको अगर देखें OB वेक्टर बाई टू तो होल डिवाइडेड बाई टू। और ये पूरा पार्ट था किसका, XYZ कहने का मतलब किसके लिए है, C के लिए, हर जगह C, हर जगह C। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला जब भी हमको निकालना होगा वेक्टर के फॉर्म में, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको थोड़ा नोट कर लें, और बस इसी कॉन्सेप्ट पे बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है, आप इसको सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट है ए का, ठीक है, 2 3 -1। कोऑर्डिनेट है बी का 1 5 7। कोऑर्डिनेट है सी का, ठीक है, एक्स वाई जेड। हमको क्या चाहिए वो बता दे। ओसी वेक्टर क्या होगा, ये चाहिए ओसी वेक्टर, यानी सी का पोजीशन वेक्टर। इसको नोट कीजिए, उसका आंसर दीजिए। कहीं कुछ दिक्कत किसी को जरूर पूछ लेंगे। जरूरी नहीं है ना कि आप जैसे पढ़ते हैं आपको एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, मगर हाँ उसी फार्मूला में थोड़ा अरेंज करके मे भी आगे पीछे करके क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये देखना चाहिए, हम लोग पढ़े हैं OB वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 2। मगर क्वेश्चन का डिमांड है कि बताओ OC क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई माइनस OA, 2OB माइनस OA। क्वेश्चन का डिमांड ये। तो अगर क्वेश्चन का ये डिमांड है तो फुलफिल करेंगे। तो लिखेंगे कि जो OC वेक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू, लिखने का तरीका, ठीक है, 2 टाइम OB का x, B का x, ठीक है, x माइनस, अच्छा एक मिनट, 2 इंटू OB का x माइनस A का x 2 i कैप प्लस B का y 5, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, माइनस A का 3 j कैप प्लस B का z कोऑर्डिनेट 2 इंटू 14 माइनस A का z प्लस 1 k कैप। और सबके डिवीजन में कुछ लगना है क्या, नहीं लगना है, जैसे है वैसे ही। तो ये 0 हो गया, यानी i कैप खत्म, 7 j कैप और k कैप कितना आया, 15 k कैप। ये मेरा आंसर हो गया, बस यही आया था ना से रिलेटेड। नेक्स्ट अपना सेकंड जो है, ठीक है, सेक्शन इन m:n रेशियो। अब m:n के रेशियो में सेक्शन होगा, ठीक है, इसमें सेक्शन होगा। तो सबसे पहला चीज इंटरनल, तो इंटरनल डिवीजन अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक लाइन ज्वाइनिंग है B का और A का, तो इसको C कहीं बीच में काटेगा, ठीक है, C कहीं बीच में काटेगा और कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मान के चले m:n के रेशियो में, ठीक है। एकदम जो सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं बिल्कुल उसी फार्मूला पे चलेंगे, लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में OC वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू m टाइम्स OB वेक्टर प्लस n टाइम्स OA वेक्टर, और इसके डिवीजन में दोनों का सम m प्लस n, ये हो जाएगा सिंपल। एक बार में आप C का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। वहां कोऑर्डिनेट में क्या करते थे, x कोऑर्डिनेट अलग निकालते थे, y अलग निकालते थे, z अलग निकालते थे, मगर यहाँ पे क्योंकि हमसे वेक्टर मांगा तब जाके इसको यूज करेंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूला के बेसिस पे बनाएंगे। दूसरा बी नंबर, एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए ठीक है, मान लीजिए जैसे A है, यहाँ पे B है और इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस किए तो कहीं पे C है, ठीक है। A मेरे पास गिवन है,
बी भी मेरे पास गिवन है, जैसे यहाँ पे ए और बी गिवन था, और सी अननोन। अब कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखिए हम क्या लिखे ना, m/n, बोलिए तो क्या ठीक लिखे हैं? ये वाला। यस सर। मतलब उमंग आप ये कहना चाहते हैं कि सर m जो आप लिखे हैं वो AB नहीं है, वो AC है। यस सर। ये ठीक। यहाँ पे जो आपको m और n दिख रहा है, एक्चुअल में AC बाई BC है, और वो कितना है, m/n है। समझे कौन सा रेशियो दिया है? तो आपको इस पार्ट को ध्यान में रखना है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको AB और BC दे, क्वेश्चन में AB और BC दे, और आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस, मतलब कि इस सेगमेंट से बाहर वाले पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो AB दिया उसमें BC ऐड कीजिए, AC होगा। जब तक AC नहीं आएगा तब तक एक्सटर्नल डिवीजन नहीं होगा। किसी को कुछ बोलना है? M इंटू OB वैक्टर माइनस n इंटू OA वैक्टर, इसीलिए हम ऐसे लिखे थे, मगर ध्यान रखिएगा m हम AB को नहीं बोल रहे, हम AC को बोल रहे हैं, ठीक है। माइनस n इंटू OA वैक्टर, n इंटू OA वैक्टर, इसमें खास करके ध्यान रखना है। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। इंटरनल डिवीजन लगभग किसी का गलत नहीं होता है, मगर एक्सटर्नल डिवीजन में गलती होता है, ठीक है, चांस रहता है, लगभग है ना 60% गलती करके ही चला आता है स्टूडेंट। तो आपको बस वो छोटा सा बात जो नीचे लिखे है ना रेशियो वाला, वो केवल ध्यान में रखना है, एक्सटर्नल डिवीजन कभी गलती नहीं होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक पार्ट, एक क्वेश्चन, इफ line segment joining AB with OA, यानी A का पोजीशन वेक्टर I माइनस J प्लस 2K कैप, उसके साथ में OB इज इक्वल्स टू 2J माइनस K कैप, ठीक है, इन ज्वाइनिंग AB विथ इतना डिवाइड्स इन रेशियो ना इन रेशियो लैम्डा इज टू 1 ना A इज टू B, ठीक है, A इज टू B, then find under mod 2A minus B when line is xi plus yj plus zk का, when line is xi plus yj plus zk का। तो बोलिए तो ये तो वेक्टर लिख दिया मगर लाइन लिख रहे हैं, तो लाइन का एक वेक्टर होता है? हाँ हो सकता है, क्यों? मान लीजिए देखिए यहां थोड़ा समझिएगा, ए कोई पॉइंट, बी कोई पॉइंट, लाइन सेगमेंट बना, उसके बारे में दिया, कोई एक लाइन इस तरीके से गया, ठीक है, मान लीजिए लाइन है या फिर वेक्टर है, तो वो है कितना, xi प्लस yj प्लस zk का, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। थोड़ा सा नंबर्स के साथ चलें, तो ये 2i प्लस 4j प्लस 2k कैप, ठीक है, कितना 2i प्लस 4j प्लस 2k कैप, ऐसा है। तो ये हो गया मेरा वेक्टर। अब क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा c समथिंग c, ठीक है, और वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, a और b, ठीक है, a और b में तो डिवाइड कर रहा है b तो बाय पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर वही 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, देन फाइंड, अब ठीक है, देन फाइंड अंडर मॉड 2a माइनस b सच दैट
डिवीजन इज इंटरनल। एक्चुअली में जानते हैं हम लाइन से कटवाना चाह रहे थे मगर स्टेटमेंट ठीक से नहीं बन पाया, अगले क्वेश्चन में उसको ले लेंगे, हम थोड़ा सोच भी लेंगे उसके बारे में। अभी क्या करते हैं, कम से कम एक पॉइंट के बेसिस में डील कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि डिवीजन कौन से टाइप का, इंटरनल। कहने का मतलब है ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है एंड पॉइंट पे, और सी इधर कहीं बीच में है, कहीं बीच में है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, A:B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को क्या लगाना होगा यहां से कि OC जो होगा दैट इज इक्वल्स टू A टाइम्स OB प्लस B टाइम्स OA, और इसके डिवीजन में क्या लगेगा A प्लस B। यहां से हम लोग को A प्लस B या 2A माइनस B फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा इसको कंप्लीट कीजिए तो तब तक हम एक क्वेश्चन सोच 2A माइनस B से हो सकता है, पता नहीं, ये तो हम नंबर अपने से दे दिए ना, सोचिए कुछ भी आंसर आ सकता है। हमको बस चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन है डाटा में कुछ भी रह सकता है, डेटा चेंज रह सकता है, बुक का रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए सिंपल तरीके से। A प्लस बी को लेके आए, चलिए आप जैसे सॉल्व किए बहुत बढ़िया, हम भी थोड़ा सॉल्व कर लें, ठीक है। A प्लस बी को लेके आए, वो हमको OC वेक्टर, तो OC वेक्टर है मेरे पास कितना, ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा A इंटू OB यही कर लेते हैं, A इंटू OB वेक्टर, OB ये 2j माइनस k कैप प्लस B इंटू OA मतलब I माइनस j प्लस 2k कैप, ऐसा आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इससे थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे और सबको एक तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे आप देख लें, ओपन कर लेते हैं, 2ai प्लस 4aj प्लस 2ak कैप, कितना हो गया, फिर b से प्लस 2bi प्लस 4bj प्लस 2k कैप 2bk कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का 2aj, ठीक है, माइनस ak कैप, यहां से bi माइनस bj प्लस 2bk कैप। अगर कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो काट दें, नहीं तो फिर उसके बाद बस i कॉमन लीजिए, तरीका ये कहता है i कॉमन लीजिए, सबको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अभी, ठीक है, सबको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 2a उसके बाद i प्लस 2b उसके बाद i इधर साइड में i ये इधर आया माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद j कॉमन लीजिए, वेक्टर सॉल्व करने का यही तरीका, j कॉमन लीजिए, j कॉमन लेंगे 4a, उसके बाद j ढूंढिए प्लस 4b और j नहीं है, इधर साइड में है लेफ्ट आया माइनस 2a और j कहां पे है, ये प्लस b, j का काम खत्म, k कैप लीजिए, k कैप उसके साथ में k कैप का 2a फिर k कैप का 2b, इधर साइड में k कैप लेफ्ट आया प्लस a और k कैप तो माइनस 2b इज 0। जीरो वेक्टर कौन होता है, नहीं पता, अरे जीरो वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है मगर मैग्नीट्यूड उसका 0 होता है, समझे, पता है कि नहीं। वही पूछ रहे हैं, पता है, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके अंदर डायरेक्शन होता है मगर मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब जब भी आप मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि पॉजिटिव को ऐड करो पॉजिटिव से, ऐड करो पॉजिटिव से, तो जब सब पॉजिटिव है ऐड कीजिएगा तो कभी 0 होगा, एक ही शर्त में 0 होगा, जब ए बी सी तीनों बराबर होगा और 0 होगा, केवल तभी 0 हो सकता है। तो जीरो वेक्टर जो बोलता है ना कि 0 मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है i कैप j कैप k कैप सब का सब 0, ये लेफ्ट का वेक्टर तो राइट का भी वेक्टर होगा। कहने का मतलब है कि कोफिशिएंट्स जो है वो 0 होता जाएगा, कोफिशिएंट्स जो है वो 0 होता जाएगा। तो कोफिशिएंट्स ले लीजिए वहां से 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, बगल वाला, ठीक है।
4a नहीं 2a और फिर उसके बाद 4a plus 5b equal to 0. 5b 0, ठीक। तो यहां से आपको b 0 दिखा, b 0 आ गया, ठीक है। और b 0 आ गया तो इसका मतलब है कि a भी 0 आ गया, ठीक है। a और b दोनों 0 आ गया, कहने का मतलब है कि मेरे पास अंडर मॉड 2a माइनस b का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया इंटीजर टाइप। अब थोड़ा इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कोई दे सकता है, या तो इसका या इसका या इसका, देख लीजिए। कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से, a और b दोनों 0 हो जाए तो तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तीनों, कोइंसाइड कर रहे हैं. इसका मतलब है c does not divide ab। इसका मतलब ये है ABC are not कोलिनियर, समझे इसका ये मतलब। अब हो सकता है आपके ऑप्शन में से कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, तो जब कभी भी सेक्शन का कोई भी पार्ट अगर 0 आता है तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है, उसका मीनिंग यही होता है। हो सकता है किसी ऑप्शन में प्रेजेंट हो, अगर इंटीजर टाइप रहेगा आप अपना 0 टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। मगर कोई जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कंपटीशन में आएगा। हो सकता है कि आपको प्रूफ करने बोले कि एक पॉइंट है स्पेस में विद द पोजीशन वेक्टर दिस, अगर ये डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में, 1:a/b के रेशियो में, तो शो करके दिखाइए कि ABC जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो आपको यही चीज शो करके दिखाना होगा, a अलग से 0 आना चाहिए, b 0 आना चाहिए। कारण 0/0 कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। 0/0 एग्जिस्ट करता है नहीं। अब किसी का दिमाग तुरंत चला गया होगा लिमिट में कि सर लिमिट में तो क्वेश्चन बनाते हैं, वो लिमिट 0/0 नहीं रहता है, वो लिमिट रहता है 1 - 1/2 - 2, ये रहता है। तो सर 3 - 3/4 - 4 ये रहता है। तो सर 5 - 5/6 - 6 ये रहता है। तो जब ऐसा 0 रहता है तब जाके सॉल्वेबल होता है। एग्जैक्टली 0/0 सॉल्वेबल नहीं है, इसलिए तो हम लोग लिमिट लेके चलते हैं। एट द पॉइंट नहीं निकला तो आसपास कैलकुलेट करते हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी किसी चीज को एग्जिस्ट नहीं करवाना है उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में लाके छोड़ दीजिए, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नोट कर लेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। एंड C is a point on AB produced such that AC is equals to 3AB. Then find पोजीशन वेक्टर ऑफ C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। एक दो छोटा मोटा चीज पहले डील करना चाहेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इमेजिनरी लाइन के आगे है, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। आप इतना चीज बोले उमन, उसमें से लास्ट वाला जो वर्ड बोले ना एक्सटर्नल, वो सबसे काम का चीज, ठीक है। तो जब हम AB को प्रोड्यूस करेंगे, जब हम AB को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो जाके हमको C मिलेगा, यानी ये बता दिया हमको कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो कौन से रेशियो में, तो देखिए बोला है क्या, AC/AB, यहां से AC/AB दैट इज इक्वल्स टू 3/1। तो हमको ये पता चला ना इस रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल डिवीजन इन 3:1, एक्सटर्नल डिवीजन इन 3:1, M और N का काम करेगा, ठीक है। आगे 2:1 होगा ना, AC/BC ना। अरे आप गजब बात बोल देते हैं कभी जानते हैं, बहुत बढ़िया बात बोल दिया, ठीक है। AC/BC होता है, एकदम ठीक।
तो ये जो होगा 3 और नीचे क्या आएगा 2। अब ठीक है? यस सर। ठीक है उमंग, एकदम ठीक। देखें आप लोग, हमको गलती करने दीजिए मत। जब कभी भी है ना थ्योरी बता दिया जाए, एकदम ध्यान रखिए कि क्या होगा, क्या लिख रहे हैं। जहां गलती करें तुरंत टोक दीजिए सर। वैसे हाँ, हो सकता है कभी हम गलत हो जाए, कभी आप गलत हो जाए, क्या दिक्कत है? डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। होता नहीं है उमंग, 10 में से 9 बार आप गलत हो जाते हैं, एक बार आप हो जाते हैं। ठीक है? हाँ, तो AC और BC हम लोग को मिल गया 3:2, 3:2 एक्सटर्नल डिवीजन मिल गया हम लोग को। अब C के लिए OC वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? बोलिए, देखिए, बोलिए। हम लिखेंगे OC वेक्टर हाँ 3BC मतलब 3OB 3OB 3:2 minus 2AB 2OA 2OA और डिवीजन में 3 - 2 मीन्स 1। अब अपने पास OB को बोला था B वेक्टर, OA को बोला था A वेक्टर। हम लोग क्या लिखेंगे? 3B - 2A 3B - 2A वेक्टर निकल गया। OC वेक्टर क्या होगा? 3B - 2A होगा। तो अपने पास पोजीशन वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप में नहीं दिया, A और B के फॉर्म में भी दे सकता है। तो आपको कुछ उसी तरीके से सॉल्व करना, चाहे कुछ रहे। जो दिया है वो तो लास्ट स्टेप होता है पुट करने का, मगर उससे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सही या गलत करवा सकता है। ठीक है? वर्ड का भी अपना मीनिंग होता है, पहले वहां से कैलकुलेट करना है, देखना है। ठीक है? नोट करेंगे। ऑनलाइन नहीं देना है, कॉपी में लिखिए, फिर स्कैन कीजिए, पीडीएफ बनाइए, फिर भेजिए। वो फोटो खींच के? हाँ सर। चलिए तब तो बढ़िया। देखा जाए, OA वेक्टर इज इक्वल्स टू I प्लस 3J माइनस 2K कैप। फिर OB वेक्टर इज 3I प्लस J माइनस 2K कैप। आगे है द वेक्टर OC बाइसेक्टिंग सब पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन है, इसी से सबसे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा भी आपको। बाइसेक्टिंग द एंगल AOB एंड C being a point on line AB is कितना होगा? ठीक है? ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहला चीज ये बोल क्या रहा है? A का पोजीशन, B का पोजीशन, ठीक है? एक वेक्टर C है जिसका पोजीशन वेक्टर OC, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, उसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा, मिड पॉइंट नहीं लगा सकते। ठीक है? क्या कर रहा है? उसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, जैसा बोला है उस हिसाब से काम किया जाए। पहले ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां कहीं पे A मान लेते हैं, यहां कहीं पे B मान लेते हैं, और इसको ओरिजिन से जब मिलाएंगे तो जाके यहां एंगल बनेगा थीटा। ठीक है? अब इस थीटा को बाइसेक्ट कर रहा है कौन? C, और वो लाइन AB पे है। देखिए यही चीज बोला गया है, और C का कोऑर्डिनेट पूछा है या फिर उसका पोजीशन वेक्टर पूछा है। देख लीजिए, जो बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिगर ठीक है। ठीक है? यस सर। बस अब अभी तक तो एंगल बाइसेक्टर निकालना सीखे नहीं है, तो क्या इसमें एंगल बाइसेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा? अगर लगना होता तो अभी नहीं देते। सिमिलैरिटी का लगेगा सर। किसका? सिमिलैरिटी का लग सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगेगा। मगर आप ये सोचिए ना, अभी हम आपको केवल सेक्शन फार्मूला पढ़ाएं, मिड पॉइंट पढ़ाएं और सेक्शन फार्मूला पढ़ाएं, उसके अकॉर्डिंग एंगल बाइसेक्टर जो होता है, हम आपको पहले बता दें, ये कॉन्सेप्ट आपके कोऑर्डिनेट का है, कोऑर्डिनेट का है, आपको याद होना चाहिए। जो भी एंगल बाइसेक्टर कहीं भी जाएगा तो नाम दे दें थोड़ा, A B C और D। तो ध्यान रखिएगा, BD बाई CD यानी D डिवाइड्स BC, BD बाई CD दैट इज इक्वल्स टू AB बाई AC, दैट इज इक्वल्स टू AB बाई AC। ये होता है एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, जबकि यहां वाला एंगल इसके बराबर है। किसका कॉन्सेप्ट? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इसका कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए तो हमको पहले AB का लेंथ और AC का लेंथ पता होना चाहिए ना, AB और AC का लेंथ पता होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमको चाहिए AC और BC कितना हो रहा है, तो हमको किसका लेंथ चाहिए? हमको लेंथ चाहिए OA का और हमको लेंथ चाहिए OB का। ठीक है, तो OA का लेंथ कैसे निकालेंगे? इसका लेंथ मैग्नीट्यूड से, रूट 40 हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड से निकालेंगे, मॉड जो होगा वही लेंथ देगा O से A तक वेक्टर का। अब मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 4 रूट 14। फिर उसके बाद OB का लेंथ यानी मॉड OB 9 10 14 रूट 14। दोनों बराबर है, 40 हो जाएगा। दोनों बराबर है तो देखिए, दोनों बराबर है तो आप कुछ बोलेंगे कि हम ही बोलते हैं? पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ जब ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, 1:1 का रेशियो होगा, यानी आप बोलेंगे C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A और B का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप यहां से C कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये आपका काम है, कंप्लीट करके आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए। सर 2i या प्लस 2j का 2i प्लस 2j, ओके कट गया ना, के कट गया, यस सर। के कैसे कट गया? -2k प्लस 2k। अरे इसके आगे प्लस लगेगी तो माइनस से रहेगा। -2j का प्लस 2k का। अब क्या होगा, जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको B बोल लेते हैं, B। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ B, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B दैट इज इक्वल्स टू A का। ठीक बोले? देखिए सर आंसर वही आ जाएगा। अब जो आ जाए, हम आपसे ये पूछे, जो वेक्टर दिया है उसी का मैग्नीट्यूड C और अपने डायरेक्शन में Z। हाँ ठीक बोले, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B इज इक्वल्स टू A कैप, सही लाइन है, वही पूछ रहे हैं। यस सर। ठीक है सर, ठीक है, तो हमको B का डायरेक्शन मिल गया A कैप से, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये तो मेरे क्वेश्चन में दिया है, ये तो डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन में दिया है। यानी कि अगर हमको वेक्टर B चाहिए तो दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन। तो अगर हम B कैप लिखें या फिर मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन A कैप लिखें, कोई फर्क नहीं, दोनों का तो डायरेक्शन सेम है ऐसा। तो वेक्टर B दैट इज इक्वल्स टू अंडर मॉड B 3 मैग्नीट्यूड, और उसके साथ इसका B का कैप, तो B को कैप पहनाते हैं कैसे, सॉरी A कैप चाहिए था ना, तो I माइनस 2j प्लस 3k कैप और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये और ये कट गया। उमंग कहाँ गया? क्या मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, मेरा माइक ऑफ हो जाता है भैया। हाँ, तो जब जरूरत होता है तो आप, माइक देखते हैं फिर ऑफ है। जब जरूरत होगा तो आप बोल भी नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये कट गया। तो वेक्टर B दैट इज इक्वल्स टू I माइनस 2j प्लस 2k का। बोलिए तो इसका क्या मीनिंग है? दोनों वेक्टर को इंसाइड कर रहा है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, हम आपसे एक चीज पूछें, सही है? यस सर। देखिए सबको ही, देखिए क्या नीचे वाला लाइन सही है, बाकी तो कुछ नहीं, नोट कर लीजिए, इसमें कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया जो समझाना था, अब बस पूछना है थोड़ा सा इधर उधर। देखिए अगर हम ऐसे दिखा दें कि वेक्टर A यहां से गया और वेक्टर B इधर ही जा रहा है, ठीक है, ऐसे गया, तो क्या ये सही है? या फिर हमको A के ऊपर B दिखाना चाहिए, A के ऊपर तो कुछ भी दिखा सकते हैं दोनों में से। हमको B दिखाना चाहिए। पैरेलल शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर का वही रहेगा। हाँ, चाहे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रहे या उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
दोनों केस में इसी को ना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, लाइक वेक्टर, यस सर, लाइक वेक्टर, और इसके साथ एक और चीज पढ़े थे हम लोग, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, तो वही चीज ना ए और बी के बीच हो रहा है। तो मेनली काम ऐसे क्वेश्चन में आता है यूनिट वेक्टर, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन का लेवल इसी आपका सर है क्या? नहीं अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो टाइप पढ़ा रहे हैं हम। मैंने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन इसी लेवल तक आता है। एकदम ठीक, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर में ही ये चलता है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, राशन राशन लिखा जा रहा बार बार, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ऑलवेज proportional to, always proportional to coefficient of I cap, J cap, K cap। ठीक है, यही चीज अभी आप बोल रहे हैं। ठीक है, पता नहीं शायद मनीष आंसर दे रहे थे। यस सर। हाँ, तो होता क्या है ना कि आप बस एक वर्ड लगा दिए कि सर उसके इक्वल होता है, और हम यहाँ पे एक वर्ड लगा दिए कि प्रोपोर्शनल होता है। कारण है कि जनरल तौर पे जब आप आंसर देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड यूज करेंगे, ना कि इक्वल, क्योंकि इक्वल क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, इक्वल एकदम पर्टिकुलर होता है। मगर जब कभी भी आपको डायरेक्शन रेशियो का बात हो, रेशियो मतलब क्या होता है कि वो p/q फॉर्म में, मतलब कि आप अगर बोले कि सर 1/2 4/2 के बराबर है, 8/4 के बराबर है, देखिए तीनों बराबर है, सही है। यस सर। तो यहाँ पे जब हम लोग रेशियो का बात करते हैं ना, तो मे भी कोई मल्टीप्लायर एग्जिस्ट कर भी सकता है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल। तो जब कभी भी आपको लिखना होगा तो प्रोपोर्शनल ही आप लिखेंगे, मगर जब आंसर देना होगा तो उस समय आप सीधा कोफिशिएंट लिखेंगे। मतलब क्या हुआ ना, एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक वेक्टर ए है, 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 11k कैप। तो बोला गया कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू 3 7 माइनस 11। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 3 7 माइनस 11, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, सीधा आंसर देना। मान लीजिए अगर कोई एक वेक्टर बी दिया, ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे वेक्टर बी दिया, क्या दिया, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। तो आप बोलिएगा कि देखिए सर डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू 2 माइनस 4 8, या आप बोलिएगा कि डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 2 4। दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। और ऐसा क्वेश्चन इसलिए हमको लेना पड़ा, हो सकता है आप इस बात को जैसे सुने तो आपके दिमाग में बैठ गया कि हमको सर बोले हैं कि कोफिशिएंट ले लेना, तो कोफिशिएंट ले लिए 2 माइनस 4 8, मगर आपके ऑप्शन में ये प्रेजेंट नहीं है, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां यूज हुआ वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव पार्ट भी तो होना चाहिए कि अगर ये नहीं होता है तो क्या ढूंढना होता है। ठीक है, तब तो जाके आप आंसर दे पाएंगे। और एक चीज, ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो आप इसमें से कॉमन लेके हटा दिए, अगर इक्वल टू रहता आप कभी इसमें से कॉमन लेके नहीं हटा सकते हैं, ध्यान रखिए। 2 माइनस 4 8 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 4, इसलिए इक्वालिटी नहीं लगाते हैं हम लोग यहाँ पे एक वर्ड लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। पूरे डायरेक्शन रेशियो में इस बात का केवल ध्यान रखिएगा कि ये प्रोपोर्शनल होता है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेक्टर का जो भी आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इतना ही है डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ये तो पता चला थीटा किसके लिए, कॉस का, तो ये कॉस थीटा होगा और तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, ये कॉस थीटा होगा। वेक्टर में तो बताएंगे। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनली
इट इज coefficient of I cap, J cap, K cap in unit vector of given vector। यानी कि जो वेक्टर दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन मांगेगा, मगर आपको आंसर देना है कहां से? आपको आंसर देना है यूनिट वेक्टर से। मांगेगा वेक्टर का, मगर आंसर देना आपको यूनिट वेक्टर से। तो प्रोसेस क्या कहता है? जो वेक्टर दिया उसका पहले यूनिट वेक्टर निकालो और उस यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप का जो कोफिशिएंट है वही उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो पहले आपको वो प्रोसेस समझा दें। एग्जांपल के लिए आप इस बात को थोड़ा देख लें कि अगर कोई एक वेक्टर ए दिया दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस √2 k कैप, ऐसा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो पहला काम आपका होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट इज √9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना आ गया 20 का मतलब क्या होता है 2√5, ठीक है, 20 का मतलब 2√5। ये मिल गया हम लोग को, इतना मिल गया हम लोग को। अब इसके बाद आप a का कैप निकाल लें। तो a कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे? व्हेन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। थोड़ा जगह चाहिए होगा, देखिए अब लिखेंगे a कैप दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू यहां से 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस √2 k कैप और सब के नीचे उसका मैग्नीट्यूड बाय 2√5 अलग अलग लिख रहे हैं बाय 2√5, ठीक है। अब यहां से आप डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं एग्जैक्टली, डायरेक्शन कोसाइन एग्जैक्टली बता सकते हैं जो उसके यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट होगा। तो 3/2√5 और माइनस √2/2√5 इट इज द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसका? डायरेक्शन कोसाइन किसका? वेक्टर ए का या ए कैप का? वेक्टर ए का। हाँ, वेक्टर ए का। अगर कोई ये बोल दे कि इट इज डायरेक्शन कोसाइन, इट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, या कोई ये बोल दे इट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए कैप, बोलिए सही बोला कि गलत बोला? सही बोला सर। दोनों में सही बोला। इसमें भी आप कुछ अगर करना चाहेंगे तो क्या कीजिएगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालिएगा, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ही कितना है 1, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इसमें 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन चाहे वेक्टर का बोले या उसके यूनिट वेक्टर का बोले एक ही बात है, मगर बेसिकली एग्जिस्ट करता है वेक्टर, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन। अब आपसे एक चीज करवाना चाहते हैं, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, करते हैं। 3/2√5 का स्क्वायर प्लस 3/2√5 का स्क्वायर प्लस माइनस √2/2√5 छोटा छोटा लिखा है का स्क्वायर, हाँ, ऊपर में आया 9, नीचे तो सब बराबर है, ऊपर आया 9 प्लस 9 प्लस 2 और नीचे आया 2√5 का स्क्वायर मींस 20। कुल मिला के देखिए 20/20 क्या आया मेरे पास 1। हमेशा आएगा जब कभी भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम करेंगे वो हर बार कितने के बराबर आएगा 1। और ये एक छोटा सा फंडामेंटल रिलेशन है जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को बनवाता है। तो देखिए अब थोड़ा इसमें छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट। अगर वेक्टर ए है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और इसका कैप यानी ए कैप हम लोग जब कैलकुलेट किए तो वो हमको मिला a बाई मॉड ए आई कैप प्लस b बाई मॉड ए जे कैप प्लस c बाई मॉड ए के कैप, ऐसा मिला। इस चीज को लिखा जा सकता है
एल आई कैप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बस उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ नहीं। एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। यहां पे ये यूनिवर्सल नोटेशन होता है, स्मॉल लेटर का जो एल एम एन है वो वेक्टर में कहीं भी दिखा, अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्शन कोसाइन है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है। ये यूनिवर्सल नोटेशन होता है। अगर उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो एल का मतलब डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स, एम का मतलब डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई, ठीक है, आप बदल भी नहीं सकते। एन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड, अलोंग जेड। और अभी अभी यहां जो काम किए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, वो क्या बोल रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। जब कभी भी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम करेंगे वो एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है, ना 1 से कम ना ही 1 से ज्यादा, ठीक है, नोट कीजिए। फिर उसके बाद आपको थीटा के फॉर्म में बताते हैं, जो स्टार्टिंग में बोले थे, डायरेक्शन मतलब एंगल और कॉस, कोसाइन मतलब कॉस, वो समझाते हैं। थोड़ा नोट कीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कि मान लीजिए ये x है, मान लीजिए इधर साइड में y है, ये 90 डिग्री पे है, और यहाँ पे मेरा z है, ठीक है, ये z ऐसा। अब इसके बीच में कोई एक वेक्टर, कोई एक वेक्टर इस तरीके से है, देखिए ना, इसी तरीके से, ये इससे कुछ एंगल बनाएगा, इससे कुछ एंगल बनाएगा, इससे कुछ एंगल बनाएगा, बिल्कुल ऐसे। ये वेक्टर है मेरा, ठीक है, ये वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या कर रहा है कि यहाँ पे x के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट बी थीटा 1। थीटा 1 कौन, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो cos थीटा 1 होगा, इट इज द डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। और यही जो cos थीटा 1 होता है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यही cos थीटा 1 L से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद थीटा 2 इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड y एक्सिस, y एक्सिस। तो वैसे केस में cos थीटा 2 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू m, और इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस। सेम सेम cos थीटा 3 is n and it is the direction cosine along z एक्सिस। और जिससे हमको ये पता चल गया कि जो थीटा 3 होगा, इट इज इक्वल्स टू, थीटा 3 इज इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस, वेक्टर एंड जेड एक्सिस। अब इसी में अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एल, सही है कि गलत, सही है सर। थीटा 2 क्या लिखें, cos इनवर्स m, और थीटा 3 हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स n, ऐसे, ठीक है। तो आपको एक और बात पता चला कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये बिल्कुल एलएमएन की तरह अभी जो लिखे थे वही चीज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा इससे, इफ अ वेक्टर A makes an angle of 30 degree and 135 degree with x and y axis, find angle with z axis, z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये चाहिए। हम लोगों को क्या करना है कि पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा,
और उसके बाद अब हम लोग को एक ही रिलेशन, डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन पूछे, एंगल का क्वेश्चन पूछे, एक ही रिलेशन L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होता है। तो सिंपल, आप LMN में बात करें या कॉस में बात करें, एक ही चीज है, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। इस कारण से cos थीटा 1 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos थीटा 2 135 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos थीटा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहां से हम cos थीटा 3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, दैट इज 1 माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री रूट 3/2 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3/4 हाँ 3/4। यस सर। हाँ 135 का वैल्यू 135 का -1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। अब यहां से यस सर। आप इसको देख लेना, ये 4 देगा और ऊपर में कितना आएगा मेरे पास 3 और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 ऐसा। डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा? -4 -1/4। तो आप लिखें कि cos थीटा 3 का स्क्वायर -1/4। तो अब तो आप ना cos थीटा 3 निकाल सकते हैं और ना ही थीटा 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स छोड़ के कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं और रियल एग्जिस्टेंस है, तो इस कारण से नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या आंसर लिखे? अब हम आंसर क्या लिखे? क्या आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। हम लिखेंगे नो सच वेक्टर, नो सच वेक्टर पॉसिबल, पॉसिबल इन स्पेस। स्पेस में ऐसा कोई वेक्टर पॉसिबल नहीं होगा जो x से 30 और y के साथ 135 डिग्री बना दे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी मिलेगा ही नहीं, हम ये पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, ये प्लस आ जाता तो आपको पता चला cos थीटा 3 1/2 आता, तो थीटा 3 कितना हो जाता? 60 डिग्री। थीटा 3 60 डिग्री, तब आप आंसर दे सकते हैं। तो कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, दोनों चीज आ गया इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लें।